Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge is Code. So today in this video, we are going to see what is mass movement and landslide in geomorphic processes, which is our sixth lesson of Geography and CRT 11th class. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe my channel and hit the bell icon. So let us begin. So firstly, let us see the mass movement. What is mass movement? Mass movement का क्या मतलब है, right? मास होता है बहुत सारे जो प्रोपोर्शन में जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं एक ही यू नो जिसका सेम फीचर होता है, जैसे रॉक है, आपके रॉक बहुत सारी जो रॉक है वो इकट्ठी हो जाती है तो हम उसको रॉक मास कहेंगे, राइट? जैसे पॉपुलेशन है कई बार जो है इकट्ठी हो जाती है तो हम मास ऑडियंस कहते हैं, राइट? तो इस तरह से आप मास मूवमेंट क्या होता है इसमें, जो मास मूवमेंट है इसमें क्या होता है कि जो रॉक डेब्रिस है वो डाउन जो है वो मूवमेंट करते हैं अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी स्लोप से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे समझेंगे डायग्राम की, तो दिस इज़ योर स्लोप। यहाँ पे जो रॉक है, राइट, बहुत सी रॉक है, रॉक का बहुत ज़्यादा मास है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में है। अब ये जो डाउनवर्ड मूव कर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हाउ इट इज़ मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी? हमें पता है अर्थ की जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जो ग्रेविटी है, वो क्या है, अपनी ओर जो है सभी चीज़ों को आकर्षित करती है। तो उसी तरह स्लोप में जो रॉक डेब्रिस से ऊपर अपनी ओर खींचती है, रॉक अपनी ओर आकर्षित करती है, दैट इज़ द मास मूवमेंट, राइट? It means air, water, ice do not carry debris with them, but debris may carry with it air, water and ice. इसका मतलब ये है कि जो हवाएं हैं, जो वाटर है, जो आइस है, वो जो है डेब्रिस अपने साथ नहीं ले जाती, बल्कि जो डेब्रिस है वो अपने साथ हवाओं को, वाटर को और आइस को ले जाती हैं, इस केस में मास मूवमेंट के केस में, राइट? द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड। जो अब मास का जो मूवमेंट है, अब यहाँ से जो डेब्रिस, जो रॉक गिरने का जो प्रोसेस है वो वेरी कर सकता है। स्लोली भी जो है ये डाउनवर्ड मूव कर सकता है, राइट, और रैपिड भी, अफेक्टिंग शैलो और डीप कॉलम ऑफ मटेरियल एंड इंक्लूड क्लिफ फ्लो एंड स्लाइड फॉल। अब इसमें क्या हो सकता है, एकदम भी ये जो है सडन भी फॉल कर सकती है रॉक, स्लोली भी स्लाइड करके, राइट? बहुत सारी इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स है स्लाइडिंग के भी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ना मास मूवमेंट में ही इफ़ वी सी, मास मूवमेंट जो है वेरी एक्टिव रहता है ओवर वेदर्ड स्लोप रादर देन ओवर अनवेदर्ड स्लोप। नाउ व्हाट इज वेदर्ड स्लोप? वेदर्ड स्लोप मतलब जहाँ पे वेदरिंग हो रही है, जहाँ पे रॉक टूट फूट रही है, वहाँ पे जो मास मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा, राइट, एज कम्पेयर टू जो कि अनवेदर्ड आपका मटीरियल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मानो रॉक है, यहाँ पे इसकी वेदरिंग हो गई, ये सॉइल में कन्वर्ट हो गई, तो अब मास मूवमेंट यहीं से होगा ना जिसकी वेदर हो गई है। अब जो अनवेदर्ड है वो तो मास मूवमेंट नहीं कहलाएगा, राइट? मास मूवमेंट और एडिड बाय ग्रेविटी। मास मूवमेंट को कौन हेल्प करता है? ग्रेविटी, ग्रेविटेशन फोर्स, नो जियोमॉर्फिक एजेंट, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड वेव एंड करंट्स। तो जो मास मूवमेंट है इसको कौन हेल्प करता है? ओनली ग्रेविटी, ना कि कोई आपके जो मॉर्फिक एजेंट जैसे रनिंग वाटर है, ग्लेशियर है, विंड है, वेव्स एंड करंट्स है, ये जो है इसको हेल्प नहीं करती है। ओनली द ग्रेविटी प्लेज अ मेन रोल। नाउ मास मूवमेंट नॉट कम अंडर इरोजन। अब देखें, ध्यान से देखें इसको, जो मास मूवमेंट है, पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, रॉक के पार्टिकल्स का डाउनवर्ड, वो इरोजन के अंदर नहीं आता है, राइट? बिकॉज ये एक शिफ्ट है मटेरियल का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हायर प्लेस टू लोअर प्लेस, अपवर्ड से डाउनवर्ड मूवमेंट है मास मूवमेंट, तो वो ये इरोजन नहीं है, दिस इज ओनली द शिफ्ट ऑफ द मटेरियल। So weak unconsolidated material, thinly bedded rock, falls steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation and torrential rains and scarcity of vegetation and फेवर आर्म आपके मास मूवमेंट। अब इसमें क्या बोला है, मास मूवमेंट को फेवर कौन कौन सी चीज़ें करती है? आपका वीक और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल हुआ, वीक और ब्रोकन मटेरियल, थिनली बेडेड रॉक हो गए, आपके फॉल्ट्स हो गए, स्टिपली बेडिंग रॉक्स, वर्टिकल क्लिप्स हो गए, स्टिप स्लोप्स हैं आपके, राइट, अबंडेंट प्रेसिपिटेशन, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वो टोरेंशियल रेनफॉल, ये भी एक्सेसिव रेनफॉल है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
टू एंश्योर रेनफॉल। स्केर्सिटी ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन है ही नहीं तो मिट्टी को जो है वो कौन जो है वो होल्ड करके रखेगा। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें जो है वो फेवर करती है मास मूवमेंट को, यानी कि मास मूवमेंट की एक तरह से हेल्प करती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नाउ सेवरल एक्टिवेटिंग कॉजेज प्रिसीड मास मूवमेंट। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मास मूवमेंट को प्रिसीड करती हैं। वन इज़ रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबव ट्रफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक दीवार, राइट, सेडिमेंट्री रॉक की समझ लो, कोई ऐसे समझ लो आप कि रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है यहाँ से और ये वॉल है यहाँ पे साथ में पीछे को, और यहाँ से जो है वो मिट्टी नीचे गिरती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिटेनिंग वॉल नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिटेनिंग वॉल दे दोगे तो वो मिट्टी जो है वो नीचे आना जो है वो नहीं आएगी, लैंडस्लाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब वही है कि आप जब सपोर्ट जो है वो नहीं देते हो या फिर सपोर्ट जो है वो आप रिमूव कर देते हो, राइट, तो जो मटेरियल है वो क्या होता है, वो डाउनवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करता है। इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ द स्लोप। इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ द स्लोप का मतलब अगर जो स्लोप है वो उसकी हाइट इतनी है तो उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है मास मूवमेंट के, राइट। अगर आपकी जो स्लोप है वो इतनी स्टीप है, तीखी है, तो मास मूवमेंट जो है वो ईजिली हो जाएगा। एक तो स्टीप स्लोप है, दूसरी ग्रेविटी भी ज़्यादा वर्क करेगी। देन थर्ड वन वी हैव overloading due to heavy rainfall, saturation and lubrication of slope material. Now overloading बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सेसिव अगर उस पर लोड आ गया आपके मटेरियल पे, तब भी वो जो है वो क्या है आपके डाउनवर्ड मूव करेंगे। बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया, अब उसमें होल्ड करने की कैपेसिटी है ही नहीं स्लोप के मटेरियल पे, तो वो गिर जाएगा। रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल स्लोप सरफेस। मटेरियल रिमूव हो रहा है ओरिजिनल स्लोप से, तो वो भी एक कारण हो सकता है। अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन इन मशीनरी कंस्ट्रक्शन वर्क एंड ऑन मिनरल्स माइनिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो इसमें, राइट। अर्थक्वेक से भी होते हैं, लैंडस्लाइड आते हैं। एक्सेसिव नेचुरल सीपेज एंड देन हैवी drawdown of water from lakes, reservoir and rivers leading to slow outflow of water from under the slope of river banks। तो वाटर का फ्लो एकदम से हो जाना, एकदम से वाटर को जो है आपने परमिट कर दिया है कि जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं लेक से अपने पानी जो है वो छोड़ दिया है, रिजर्वेयर से, रिवर से, जहाँ पे पहले स्लो आउटफ्लो होता था वो फास्ट हो गया, तो उससे भी क्या होता है, रिवर बैंक्स में जो है वो मटेरियल जो है वो आपके एक तरह से जो है वो उसके साथ रिवर के साथ चले जाता है। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन को, पौधों को आप काट रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पे इरोजन ही होगा, राइट। इरोजन इनके मास मूवमेंट मेनली इस केस में, राइट। नाउ हैवी क्या होता है, हैविंग up of soil due to the frost growth and other causes. Flow and slide, 3 forms of movement. इसमें क्या होता है, जो सॉइल है ना वो फ्रॉस्ट ग्रोथ होती है एंड अदर कॉजेस की वजह से जो है ये हैवी बनते हैं। नाउ 3 जो है मास मूवमेंट की फॉर्म है। वन इज लैंडस्लाइड, देन रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट, मटेरियल इन्वॉल्व रिलेटिवली ड्राई, size and shape of the detached mass depend on the nature and discontinuity in rock, degree of weathering and stiffness of the slope. So तो आपके फ्लो, स्लाइड एंड जो थर्ड फॉर्म है दैट इज मूवमेंट लैंडस्लाइड, तो इसमें क्या होता है कि जो रैपिड एंड परसेप्टिबल मूवमेंट, एकदम से मूवमेंट होती है इसमें मास की, मटेरियल इन्वॉल्व रिलेटिवली वो ड्राई होता है। जब ड्राई होगा तो एकदम से मूव करेगा, अगर इसमें वो जो लिक्विड फॉर्म में होगा तो ग्रेजुअली वो जो है फ्लो करेगा। साइज और शेप जो होते हैं मास का वो डिपेंड करता है कि रॉक किस तरह की है, राइट। डिग्री ऑफ वेदरिंग, कितनी उसमें वेदरिंग हुई है, और रॉक की स्टीफनेस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। नाउ टाइप ऑफ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो वी हैव स्लम्प, स्लाइडिंग, डेब्रिस, रॉक स्लाइड एंड रॉक फॉल। लैंडस्लाइड के ही टाइप है, मूवमेंट के भी इनको टाइप कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, राइट।
Now let us see what is slump. Slump is slipping of one of several units of rock debris with a backward rotation with respect to slope over which movement take place. Slump क्या होता है? इसमें स्लिपिंग ऑफ सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक, बहुत सारी जो रॉक डेब्रिस है वो स्लिप करती है धीरे धीरे विद अ बैकवर्ड रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्लोप ओवर विच द मूवमेंट टेक प्लेस। स्लोप है, धीरे धीरे जो डेब्रिस है वो मूव करेगी, स्लम्पिंग हुई, राइट। रैपिड रोलिंग में और स्लाइडिंग में क्या होता है कि जो अर्थ की जो डेब्रिस हैं या फिर रॉक जो डेब्रिस हैं विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मास, वो जो है वो डेब्रिस स्लाइड करते हैं। रैपिड मतलब एकदम से स्लाइड करें। डेब्रिस फॉल की जब हम बात करते हैं, इसमें फ्री फॉल होता है। इसमें यहाँ पे जैसे मटेरियल होगा एकदम से गिरेगा, फ्री फॉल, राइट। कोई इसमें बैकवर्ड रोटेशन नहीं होगा, एकदम वर्टिकल जो है इसका फॉल होगा एंड ओवर हैंगिंग फेस। मानो ये आपका चट्टान है ऊपर, तो यहाँ से बिल्कुल एकदम से गिरी है रॉक नीचे, तो दिस इज डेब्रिस फॉल। नाउ रॉक स्लाइड, sliding of individual rock masses down bedding joint and fall surface of rock slide। रॉक स्लाइड में क्या होता है, जब इंडिविजुअल रॉक, एक अकेला रॉक जो है वो रॉक मास से डाउन जो है वो जो है स्लाइड करता है, तो आपका हो गया वो रॉक स्लाइड। रॉक फॉल, रॉक फॉल ये फ्री फॉल वाला ही कॉन्सेप्ट है। इज अ फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर अ स्टीप स्लोप कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम स्लोप। स्लोप पे ये नहीं गिरेगा आराम आराम से, ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह का है, सीधा गिरेगा वर्टिकली विच अफेक्ट मटेरियल अप टू द सब्सटेंशियल डेप्थ। ये काफ़ी जो है वो अफेक्ट करता है, राइट। इरोजन एंड डेपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। इरोजन में क्या होता है, इसमें एक्वाजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रिस, या तो एक्वायर इकट्ठे होंगे आपके रॉक डेब्रिस या ट्रांसपोर्ट होंगे इरोजन में। When massive rock break into a smaller fragments through weathering and any other processes, erosional geomorphic agents like running water, groundwater, glacier, and wind have and waves remove and transport it to other places depending upon the dynamic of each of these agents। अब क्या होता है, जब भी कोई मैसिव जो रॉक है वो ब्रेक हो जाती है, स्मॉलर फ्रेगमेंट में टूट जाती है वेदरिंग के थ्रू या फिर कोई दूसरे प्रोसेसेस के थ्रू, तो इरोजनल जो जियोमॉर्फिक एजेंट है, जैसे आपका रनिंग वाटर है वो स्ट्रीम का हो सकता है, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड हो गई, वेव्स हो गई, तो ये क्या करती हैं, इन डेब्रिस को अपने साथ जो है ले जाती है। नदियाँ बहा के ले जाएंगी, विंड्स हवाओं के थ्रू ले जाएंगी, राइट। वेव्स ले जाएंगी सी से, लैंड से, एंड वेव्स दो तरह से एक्ट करती हैं, या तो सी वेव्स होंगी या फिर लैंड से जो चलेंगी, राइट। तो एंड विंड्स हो गई आपकी, ये सारी जो मॉर्फिक एजेंट है ये मटेरियल को अपने साथ जो है वो कैरी करके दूसरी जगह जो है वो पहुंचा देते हैं। एब्रेजन की अगर हम बात करें, बाय रॉक डेब्रिस कैरिड बाय दीज जियोमॉर्फिक एजेंट आल्सो एड ग्रेटली इन इरोजन। जो एब्रेजन है ना, वो भी ग्रेट रोल जो है वो प्ले करता है जियोमॉर्फिक एजेंट, राइट। इरोजन एंड डेपोजिशन में अगर हम देखें, बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड मीन्स द लैंडस्केप इज वर्न डाउन। इरोजन में क्या होता है, आपका ये माउंटेन है, नदी आ रही है, इस वाले पार्ट को काट रही हैं, तो क्या हो रहा है, इस रिलीफ का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, ये डिग्रेड हो रहा है। नदियाँ यहाँ इस वाले पार्ट का मटेरियल अपने साथ बहा के ले जा रही है, राइट। तो वही हो रहा है कि वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंडस्केप, इसमें जो है वो इरोजन होता है। दैट मीन्स दो वेदरिंग एड इरोजन, वेदरिंग हेल्प करती है इरोजन में, इट इज़ नॉट अ प्री कंडीशन फॉर द इरोजन टू टेक प्लेस, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर वेदरिंग होगी तभी इरोजन होगा, ऐसा नहीं है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशन प्रोसेसेस। It is erosion that is largely responsible for continuous changing that the earth surface is undergoing। हम जानते हैं जो वेदरिंग है, मास वेस्टिंग है एंड इरोजन है, ये डिग्रेडेशन प्रोसेसेस, यानी कि अर्थ को डिग्रेड करती है, डिस्ट्रॉय करती है अर्थ के पार्ट को, राइट। बट जो सबसे रिस्पॉन्सिबल जो प्रोसेस है दैट इज़ इरोजन, जो कि कॉन्टीन्यूसली होता ही रहता है, एयर के द्वारा होता है, ग्लेशियर के द्वारा, वेव्स के द्वारा, वाटर्स के द्वारा, राइट, स्ट्रीम्स के द्वारा। सो Denudation processes like erosion and transportation are controlled by kinetic energy। Kinetic energy मतलब जब बॉडी मोशन में होती है उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। The erosion and transportation of the earth material is brought about by wind। Erosion and transportation of earth material is brought by wind, running water, glacier, groundwater,
दीज आर द 3 एजेंट्स कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो ग्राउंड वाटर ऑल एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैरी करती है मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह और इरोजन करती है सरफेस का, राइट, सिंपल वे में। दे रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ मैटर। विंड जो है वो लिक्विड स्टेट हमें बताती है, सॉरी, जो विंड है वो हमें गैशियस फेज बताती है क्योंकि दिखती नहीं है ना। रनिंग वाटर हमें लिक्विड, एंड सॉलिड जो है वो ग्लेशियर है, राइट। नाउ इरोजन एंड डेपोजिशन की जब हम बात करते हैं, द वर्क ऑफ द अदर 2 एजेंट्स ऑफ इरोजन, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट। विंड का जो इरोजन है वो क्लाइमेट कंट्रोल करता है, ग्लेशियर का भी क्लाइमेट कंट्रोल करता है, राइट। एंड आपके और किसका कंट्रोल करता है, रनिंग वाटर का। बट जो आपके ग्राउंड वाटर है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर है, और आपकी वेव्स हैं, दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द क्लाइमेट, राइट। In case of the wave, it is the location along the interact of litho and hydrosphere coastal region that will determine the work of the waves. अब waves के साथ क्या जो है वो कौन से लोकेशन है, राइट, कोस्टल एरिया है या फिर कोई लिथोस्फेरिक एरिया है, हाइड्रोस्फेरिक कोस्टल रीजन है, वो डिटरमाइन करता है कि वेव किस तरह से वर्क करेगी। Whereas the work of the groundwater is determined by more by lithological character of the region. Lithological क्रस्टल करेक्टरिस्टिक उसके क्या है, वो रॉक को जो है वो परमिट करती है, ऑब्जर्व करती है, या फिर जो है नॉन परमिएबल है, राइट, होल्ड करने की कैपेसिटी है रॉक में या नहीं है। इफ़ द रॉक आर परमिएबल एंड सॉल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ऑन द क्रास्ट टोपोग्राफी डेवलप। देखिए, अगर रॉक में ये कैपेसिटी है कि वो पानी को होल्ड कर रही है, राइट, तब वो क्रास्ट टोपोग्राफी बना सकती है। अगर नॉन परमिएबल है, नहीं होल्ड कर सकती, देन दैट यू नो रॉक डज नॉट मेक अ क्रास्ट टोपोग्राफी, राइट। लाइमस्टोन इसका एक अच्छा एग्जांपल है क्रास्ट टोपोग्राफी का, हम देखेंगे भी। डेपोजिशन में अगर हम देखें तो डेपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन मीन्स एक जगह से मटेरियल इरोड हो रहा है और दूसरी जगह डेपोजिट हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है, एक जगह इरोड हो रहा है, एक जगह से निकल रहा है, दूसरी जगह से जम रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। द इरोजनल एजेंट्स loses their velocity and hence energy on a gentler slope and the material carried by them start to settle themselves. अब क्या होता है, जो इरोजनल एजेंट है आपके, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, विंड्स हैं, वेव्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ये अपनी वेलोसिटी को, राइट, इनकी वेलोसिटी कम हो जाती है एंड हैंस एनर्जी जो है वो जेंटलर सरफेस पे इनकी कम हो जाती है, मटेरियल जो है वो सेटल डाउन हो जाता है उस जेंटल सरफेस में। इन अदर वर्ड्स, डेपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट। जो डेपोजिशन है वो किसी एजेंट का काम नहीं है। अ कोर मटेरियल गेट डिपॉजिट फर्स्ट एंड फाइन वन लेटर। जो कोर मटेरियल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है जो है आपके डिप्रेशन में, एंड बाय डिपोजिशन डिप्रेशन गेट्स फिल्ड अप। जो डिप्रेशन है वो फिल्ड अप हो जाता है। द सेम इरोजनल एजेंट्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड वेव्स एंड ग्राउंड वाटर जो है वो आपके एक्ट एज अ एग्रीडेशनल एंड डेपोजिशनल एजेंट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेपोजिट भी करती हैं। So guys, that's all for today. I hope you people will like, share and subscribe my channel, and the most important thing कि आपको समझ में आया हो, and please everyone don't forget to like, share and subscribe my channel. So that's all for today. Thanks for watching. Bye and take care.